नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड पर एक बार फिर से मेहमान ऑफ द वीक में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम भी मिलना चाह रहे थे और आपको भी मिलाना चाह रहे थे। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया, सेवानिवृत्त हैं, लेकिन उनके साथ जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो उनके साथ उनके अनुभव जुड़े हुए हैं, वो हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए और हम सब के लिए बार बार सुनने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ आज हम इस चर्चा में, अपनी इस बातचीत में शामिल करेंगे। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप आए, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसका पहले ही मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और बहुत सारी बातें आपसे पूछनी हैं, वो किस्सा भी आपसे पूछेंगे। दर्शकों को बताऊं कि एक किस्सा है जो जब ब्लैक टॉर्नेडो हो रहा था, अगर आपने 26/11/2008 की कहानी वो सुनी होगी, जब मुंबई आतंकी हमले हुए थे। उन आतंकी हमलों में आतंकियों को ख़त्म करने वाली जो टीम थी, उसके सर्वे सर्वा हमारे साथ बैठे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि वो वक्त, वो दौर कैसा था और कैसे दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर को इनकी टीम ने बचाया था। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं सर आपसे कि सेना में जाने का प्लान कैसे बनाया, आखिर आप ब्रिगेडियर की पोस्ट तक पहुँचे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, क्या प्लान किया कि कैसे अब सेना में जाना है? हम उस जनरेशन से आते हैं जिसमें हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, गुलामी देखी है, तो उनसे भी बहुत कुछ देखा सुना हमने। फिर जब 1962 की लड़ाई हुई, उसमें देश पूरा एकजुट हो गया था, बड़े गंभीर हालात थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग रोज एक जुलूस निकालते थे अपने मोहल्ले में, सड़क में, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, उस किस्म के देशभक्ति के बहुत नारे लगाते। तो उस टाइम से एक्चुअली 62 के वॉर से एक किस्म से अंदर एक प्रेरणा आई कि मैं भी एक सैनिक बनूं, मैं भी फौज में जाऊं और देश की रक्षा करूं। उसके बाद 65 आया तो और तूल मिला। मेरी फैमिली से मेरे दो बड़े भाई आर्मी में हैं, आर्मी से रिटायर हुए, तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत थे। उनका जिस हिसाब से वो बात करते थे, जिस हिसाब से वो इन्वॉल्व होते थे, तो 62 और स्टार्ट पॉइंट था। फिर 65 ने और पुश दिया 71 ने, और मैंने आर्मी को 1974 में ज्वाइन किया और 75 में मैं कमीशन अफसर था। उसके बाद तो बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। आपने 99 की वॉर भी देखी होगी, कारगिल वाली, उसके कुछ अनुभव हों? जब ये 99 की कारगिल वॉर हुई थी, मैं कारगिल में नहीं था, मैं एक दूसरे सेक्टर में था। उस समय पूरी तैयारी में थे हम कि हमको अगर पाकिस्तान एंटर करना है, इस ऑपरेशन को एक्सपेंड करना है जी। मैं उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर था यूनिट का, और हमें टास्क दिया था कि एक पर्टिकुलर जगह से हमने हमला करना, और उस सेक्टर में मेरी बटालियन ने पहला हमला करना था। अच्छा। हमने बॉर्डर एरिया की रिकॉनेसेंस कर ली थी। दुश्मन के एरिया को अपने ऑब्जर्वेशन के नीचे रखने के लिए हमने सर्वेलेंस टीम बिठा दी थी। अच्छा। हमने अपनी स्टॉकिंग कर ली थी, प्लान बना लिए थे, और प्लान भी अप्रूव हो गए थे। सिर्फ इस चीज़ का वेट था कि वर्ड गो का। तो उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, प्रॉब्ली राइट डिसीजन लिया, और इसमें फॉरेन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व थे। उन्हें पता था कि अगर ये एक्सपैंड होता है वॉर, तो पाकिस्तान और टूट जाएगा, पहले ही 2 टुकड़ों में और 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये लोकलाइज थी कारगिल में, और इस वजह से ये एडवांटेज हो गया कि भी कारगिल में आर्मी अपनी पूरी शक्ति लगा पाए, चाहे वो बफोर गन लगाए, चाहे एयरफोर्स है। एयरफोर्स की भी लिमिटेशन थी कि उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना था, पर एक पूरे जो भारत की पूरी माइट का लो पावर थी, वो कारगिल में कॉन्सेंट्रेट हुई, तभी हम उनको इवेक्ट कर पाए। डिफ़िकल्ट टेरेन था, बड़ी मुश्किल थी कि बिल्कुल खड़े पहाड़ थे, इसके ऊपर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन ऊपर से देख रहा है। वो आपको नीचे एकदम फायर कर रहा है, जबकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आपकी मूवमेंट, ऊपर आप छुपे हो तो आपको नीचे की पूरी मूवमेंट नज़र आती है। तो कारगिल एक टफ वॉर था, जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए। उसमें ख़ास तौर पे
जो हमारी यंग लीडरशिप है, यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हमले पे हमले किए और कारगिल को फ्री कराया। जो वहाँ के जो पाकिस्तान आर्मी वाले थे, चाहे टेररिस्ट थे, जो पाकिस्तान कह रहा था हमारे नहीं है, पर बाद में जो उनके लोग पकड़े गए, मारे गए, जिनकी बॉडी हैंड ओवर की तो पाकिस्तान आर्मी वाले लेने आए, तो सबको प्रूव हो गया कि भाई ये पाकिस्तानी आर्मी के थे। तो उस टाइम काफ़ी टेंस सिचुएशन थी कि जब हमने भी हमला करना था तो एक लार्ज स्केल पे हमला होता है, पर फिर वो लोकलाइज ही रहा। अच्छा, हम लोगों ने उस समय तक 99 का जो दौर था, उस समय ही हमने शायद इस तरीके की वॉर पहली देखी थी। जहाँ तक उस वक्त मुझे याद है कि 99 की जब वॉर हो रही थी, तो हम लोग बार बार अखबारों में पढ़ते थे कि जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि टफ टेरेन है, और इस तरीके की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम लोगों ने पहले कभी सोची नहीं थी कि हमें इस तरीके से वॉर का सामना करना पड़ेगा, और शायद इसलिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो अदम्य साहस सेना ने दिखाया, और वो पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि नज़ीर बना होगा। बिल्कुल, जब ये वॉर हुई, वो कैसे ऊपर आके बैठ गए। वो पाकिस्तान ने एक किस्म से हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। उससे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे जी, वहाँ उनका एग्रीमेंट हुआ था, और इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी कि भी वो एकदम ही इतनी जल्दी धोखा दे देंगे। खैर खुद ही वो धोखे में रहे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने जो कहते हैं कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया था, सारी उन्होंने चुपके तैयारी कर ली थी, और वहाँ जाके फ़ौज को जब बैठा दिया, और जब ये हुआ तो मुशर्रफ जी अपना मुंह दुनिया को नहीं दिखा पाए। नहीं, मुशर्रफ जी तो बाद में नहीं दिखा पाए, पहले ये नवाज शरीफ, इनको यूएसए जाना पड़ा एक किस्म से रिक्वेस्ट करने की, भारत को रोको। उन्हें पता था, पता चल जाता कि अभी ये लोकलाइज्ड है, इसके बाद अगर एक्सपैंड हो गया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। तो उस समय हम थोड़े से ऑफ गार्ड पकड़े गए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया था। वो एरिया ऐसा था कि जहाँ काफ़ी हाइट थी, काफ़ी बर्फ़ पड़ती, सब कुछ ब्लॉक रहता था। तो उस टाइम ट्रूप्स और सर्विलेंस थोड़ी हमारी कम थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अच्छा, जैसे आज के भी दौर में हम बात करें, वो तो दौर एक ऐसा दौर था, या फिर 80s के दौर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर था, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत हद तक दूर कर दिया। लेकिन अभी भी हम जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जैसे डोडा हो और आसपास का जो इलाका हो, हम वहाँ पर क्यों चैलेंजेस फेस करते हैं? क्या हम वहाँ पर पूरी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या मुश्किल? देखो, पंजाब की कहानी थोड़ी अलग है। पंजाब में जो पंजाब का किसान है, जब तक वो सुबह 4 बजे जाके अपने खेतों में जाके अपना ट्यूबवेल नहीं शुरू करता, उसको खुशी नहीं मिलती है। जब टेररिज्म था तो खेत में 6 बजे से पहले नहीं जा पाता था, या तो पुलिस ऑपरेट कर रही थी या टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे। एक ये, दूसरे जो टेररिज्म होता है, कुछ देर बाद करप्शन शुरू हो जाती है। उनके जो लीडर थे उनको भी खून, कुत्ते को कहते हैं हड्डी का स्वाद लग जाता है, तो उन्होंने भी पैसा बनाना शुरू कर दिया, कई जगह जोर ज़बरदस्ती शुरू की, पब्लिक अगेंस्ट हो गई। तो ये पंजाब का अलग था। जो कश्मीर का है, ये थोड़ा अलग सिनेरियो है। एक तो कश्मीर शुरू से ही समझते कि अलग राष्ट्र के अंदर राष्ट्र है। एक दूसरा, इसकी जो प्रॉक्सिमिटी बॉर्डर की है, जैसे पंजाब की थी, पाकिस्तान के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है। 71 वॉर में जब पाकिस्तान की शिकस्त हुई तो उन्होंने ये फैसला लिया कि इंडिया को टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। उन्हें पता था कि वो युद्ध के तौर पे हमसे जीत नहीं सकते, तो उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप खोले। आप कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, उसमें आपको डिस्ग्रंटल्ड लोग मिलेंगे ही। उन्होंने पैसे के लालच में या रिश्तेदारी के लालच में, देखे जो कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है, उनकी रिश्तेदारी इंडिया में भी है, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उनका था, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि किसको ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, अगर आप टेररिस्ट को देखें, अब थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी चेंज है। जो मैंने ऑपरेट किया हुआ है वहाँ, मैंने कुछ को क्वेश्चन भी किया, इंटरोगेट भी किया टेररिस्ट को, पाकिस्तानी को। वो अनएजुकेटेड कह लें या कम पढ़े लिखे, जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है वो लॉजिक नहीं अप्लाई करता, वो इंटरप्रिटेशन उसकी वही होती है जो आपको वो बता रहा है।
जो इनके मास्टरमाइंड्स हैं उन्हें इनके दिमाग को करप्ट कर दिया। उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, धर्म के बारे में इंटरप्रिटेशन गलत दी। कोई धर्म गलत नहीं है, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन कैसे की गई और समझने वाले का क्या लेवल है। तो उन लोगों को उन्होंने इंडिया में भेजा। और उस समय जो कश्मीर में जो माहौल थे, इलेक्शन भी हुए थे, लोग कहते इलेक्शन थे, वो इलेक्शन में काफ़ी हेरा फेरियाँ हुई थी। सलालुद्दीन जो इलेक्शन हार गया था उन्होंने इसको शुरू किया हिजबुल मुजाहिदीन को, तो उस वजह से उस इलाके में फैल गया। दूसरा ये शुरू में वहाँ की आर्मी उतनी नहीं थी, क्योंकि आर्मी आमतौर पे बॉर्डर पे ही थी, अंदर के इलाके में नहीं आर्मी थी, तो ये अंदर के इलाके में फैलता गया। और जो आप आज के हालात और पहले की हालत में बोल रहे हैं कि पहले हम कह रहे थे कि हमारे कंट्रोल में है, जो बनिहाल के साउथ वाला इलाका है वो काफ़ी हद तक टेररिस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। मैं डोडा में भी ऑपरेट किया है, पुंछ और जौहरी के बीच में एक हब है सोरनकोट, वहाँ भी ऑपरेट किया है। उस समय वहाँ फ़ौज की तादाद ज़्यादा थी, फ़ौज की तादाद ज़्यादा थी तो हर इलाके में थे, तो लोगों से इंटरेक्शन में तो लोगों का भरोसा भी होता है। आप कोई भी ऑपरेशन करें, एक तो सर्वेलेंस है, इक्विपमेंट है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका मुकाबला नहीं है। जब लोगों को भरोसा हो गया कि हम सेफ हैं, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप फ्लो होनी शुरू हो गई। और बीच में थोड़े घबराते भी थे। एक वाक़या है, जब एक गांव में मैं गया तो रात को टेररिस्ट आए थे, हमें पता चला। मैंने एक को पूछा, मैंने कहा आप हमें बताते क्यों नहीं है? बाद में बोलते हैं ये राशन ले गए, ये कर दी, ये हरकत कर दी, आप टाइम पे क्यों नहीं बताते हैं? तो मेरे को उनका वो कहा भी याद है, कहते सर आपके जनाब आपके लिए कानून है, अगर आप हमें थप्पड़ मारेंगे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो टेररिस्ट आके गला काट जाएगा उसके लिए तो कोई कानून नहीं है। मैं उनकी मजबूरी भी समझी मैंने, पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी था, पर्टिकुलर बनिहाल के साउथ में। तो ये टेररिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। जो डोडा किश्तवाड़ का इलाका है थोड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ से भी ख़त्म हो गया था। पर जब ये चाइना के साथ शुरू हुआ, गलवान के बाद चाइना की मूवमेंट शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई, हमारे ट्रुप्स की डेंसिटी कम थी उस इलाके में, तो ट्रुप्स कहीं से भेजने थे, आप कहाँ से भेजेंगे यार? तो जो एरिया जहाँ टेररिज्म ख़त्म हो गया था वहाँ से ट्रुप्स मूव किए गए, नंबर एक। नंबर दो, कुछ आर्मी में हर एक फॉर्मेशन का, हर एक यूनिट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। आर्मी का बेसिक रोल जो है हमले को रोकना और हमला करना अगर दुश्मन हमला करता है, तो हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है। तो जब आप काउंटर टेररिज्म में हो जाते हैं तो आपका फोकस काउंटर टेररिज्म के तरफ चला जाता है, जो आपका मेन प्राइमरी रोल है उस तरफ नहीं होता। तो फिर ट्रुप्स को विड्रॉ करना भी पड़ता है ताकि आप उनको ट्रेनिंग साइकिल में डालें, वो उस किस्म के ऑपरेशन के रिहर्सल में डालें जिसका हम विजुलाइज कर लें कि कल को अगर चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है। तो ट्रुप्स को कुछ को विड्रॉ कर दिया, और कुछ ट्रुप्स काफ़ी हद में ट्रुप्स जो हैं हमें लगाने पड़ गए चाइना बॉर्डर पे। तो जहाँ टेररिज्म बिल्कुल लो एब पे था वहाँ से ट्रुप्स को निकाल के ऊपर ले, तो जब ये एरिया खाली हो गया तो यहाँ इन्होंने आके ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। दूसरा, हालांकि बॉर्डर पे फेंस है, फ़ौज है, BSF है, पर हम घरों में जब ताले लगाते हैं वो शरीफ आदमी के लिए लगाते हैं, बदमाशों के लिए कोई ताले नहीं होते। वो कोई ना कोई तरीका ईजाद कर लेते हैं, चाहे वो नालों के बीच से निकले, हर जगह फेंस नाले के बीच में नहीं लग सकती, या नीचे से टनल बना ली, कई तरीके करके वो कहीं ना कहीं निकल आते हैं। कोई टेररिस्ट जो है वो आपसे हमेशा 2 कदम आगे रखने की जाने की कोशिश करेगा, नंबर एक। और अभी आप देखिए अचानक ही एक्टिविटीज़ बढ़ गई, बिल्कुल अभी अचानक बढ़ी, अचानक ये बड़ी जब से, और बहुत एग्रेसिवली बढ़ी। अग्रेसिव ये तब से बढ़ी जब गवर्नमेंट ने बोला है कि कश्मीर में इलेक्शन होने हैं। अगर इलेक्शन होते हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत सर्टेन है हूँ मैं, और सक्सेसफुल होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद से कहानी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई। तो पाकिस्तान दुनिया को बताना चाहता है कि कश्मीर डिस्टर्ब्ड इलाका है,
यहाँ फेयर इलेक्शन नहीं हो। हाँ, और फेयर इलेक्शन पोस्टपोन करते करते कि हम तो कह ही रहे हैं कि कश्मीर में इलेक्शन हालात ठीक नहीं है या गवर्नमेंट बहाने ढूंढ रही है, वो किसी भी उसमें है। तो इसलिए सडनली उन्होंने एकदम पंप इन किए। आप कोई भी भेजेंगे तो ऐसे तो कोई आ नहीं सकता। बॉर्डर पर उनको पाकिस्तान से भी क्रॉस करना है, इंडिया से भी क्रॉस करना है। पाकिस्तान में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उनके ट्रेनिंग कैंप्स है, वो उन सबको पता है, पाकिस्तान की सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, तो उनकी छत्र छाया में है। तो पाकिस्तान का ये इरादा है कि ये इंडिया में भेजें और इलेक्शन को डिस्टर्ब करें ताकि दुनिया को ये पता चले। दूसरा, ये पाकिस्तान जो है थोड़ा सा प्रॉब्ली अपने लोगों का भी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना चाहता है कश्मीर की तरफ। अभी देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, पख्तूनिस्तान में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो वो भी हो सकता है वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए और इंडिया की इमेज खराब करने के लिए ये लार्ज स्केल पे हो रहा है। अच्छा, क्या पीओके को हम कभी वापस लेने को सोच सकते हैं? जैसे हम लोग लगातार कुछ सालों से चर्चा कर रहे हैं कि पीओके हमारा होगा। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये कहना आसान है कि पीओके ले लेंगे। ये कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं है, आप जाके ऑक्यूपाई कर लें। काफ़ी बड़ा इलाका है, काफ़ी फौज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इकोनॉमी इफेक्ट करेगा और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगा। जैसे इजराइल है, छोटा सा कंट्री है, चारों से सराउंडेड है, पर वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी सर्वाइवल के लिए लड़ेगा। बड़ी फियर्स बैटल होगी। यस, हम सुपीरियर हैं उनसे टेक्नोलॉजी में, आर्मामेंट में, मैन पावर में, ट्रेनिंग में, हर एक चीज़ में, पर हर इंच के लिए लड़ाई होगी। वो इंडिया की इकॉनमी को भी तबाह करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी तबाह करेगा। अगर हम जाते भी हैं, मेरे विचार में हम 10-15 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाएंगे। तब तक हमारे रिसोर्सेज पता नहीं कितने होते हैं, पर कंप्लीट पीओके को लेना, जिस दिन पीओके इंडिया ले लिया पाकिस्तान ख़त्म है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी हमेशा के लिए ख़त्म है, सर्वाइवल उनका ख़त्म है, मिलिट्री का ख़त्म है, कंट्री बिल्कुल छोटा रह जाएगा। फिर उनकी हालत हो जाएगी जैसे कई अफ्रीकन कंट्रीज में वो हर साल कू होते रहते हैं, वही इनकी हालत होगी। पाकिस्तान लड़ेगा लास्ट दम तक। तो मेरे विचार में कहना आसान है, पर पूरा पीओके लेना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, हम अगर जाएंगे भी तो हम जो डोमिनेटिंग एरियाज़ हैं प्रॉब्ली वहाँ तक चले जाएंगे ताकि पाकिस्तान इस तरफ द्वारा न बढ़ने की कोशिश करे, वो उसकी कमर तोड़ने के लिए। जैसे अभी इजराइल जो है हमास की कमर तोड़ने के लिए चला है, तो इंडिया भी अगर जाएगा तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, कि ताकि वो अपने आप को बिहेव करना शुरू कर दे। मैं भी जब ये लड़ाई होगी, जब हम कह रहे कि पीओके, हो सकता है कि उसका बलूचिस्तान में जो फ्रीडम स्ट्रगल चला है उसको बूस्ट मिलेगा और वो शायद अपनी इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर देंगे। वो हमें सपोर्ट कर सकता है, वो सपोर्ट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है उनके रिसोर्सेज को, उनकी आर्मी को। वो क्योंकि अगर वो डिक्लेयर करेंगे और अपना कर लेंगे तो वहाँ अफ़गानिस्तान वाली हालत हो जाएगी। जैसे अफ़गानिस्तान में कुछ ग्रुप्स थे, उनका अपना अपना इलाका था, तो वही हाल पाकिस्तान का। अच्छा, जैसा आपने जिक्र किया कि गलवान में हम लोगों ने अपनी जो मूवमेंट थी वो बढ़ाई। पिछले कुछ सालों में गलवान जैसे इलाकों और जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ तक कि हम लोग उत्तराखंड में भी रहते हैं, तो चमोली के आसपास के जो इलाके जो नो मैंस लैंड भी बोले जाते हैं, वहाँ भी साल भर में एक बार हम एक्टिविटी देख लेते हैं। ये चाइनीज़ ट्रूपर्स आ जाते हैं वहाँ पर और वो एक्टिविटी दिखाकर अपनी शो करके फिर वापस जाते हैं। तो हम क्या इसका कोई ऐसा तरीका हम निकाल सकते हैं या फिर कुछ बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ पर? देखिए, जो चाइना बॉर्डर की बात है, हमारी बातचीत तो बहुत देर से चली जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत चले जाते हैं और हमारा एक किस्म से पैक्ट कह लीजिए कि हम एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। अनआर्म्ड हम लोग वहाँ पे, और हमें था कि भी चाइना आगे हरकत नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा, अगर आप देखिए तो
बॉर्डर पे उतनी डिप्लॉयमेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, रिसोर्सेज की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। पर जब गलवान का किस्सा हुआ तो हमें लग गया कि भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और जिस हिसाब से उन्होंने बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट की है, अपनी ट्रुप्स के मूवमेंट की है, हमें लगा कि कहीं हम ऑफ गार्ड ना पकड़े जाए। और चाइना प्रॉब्ली पहले उनकी थिंकिंग थी कि भाई हम जब चाहें 62 कर सकते हैं, पर आज का हिंदुस्तान अलग है। तो अब अगर चाइना सोचेगा भी, वो चाइना की आई थिंक सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो हमला करने की कोशिश करेगा। हम हर एक चीज़ हर तरफ से तैयार हैं, चाहे आप कहें डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली हमारी काफ़ी सपोर्ट है, बड़ा नाम है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे फॉरवर्ड एरिया तक चले गए हैं, रिसोर्सेज का चले गए हैं। आप देखिए पहले बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट नहीं होती थी। मैं भी कभी थिंकिंग थी कि भी अगर हम रोड बनाएंगे, 62 के बाद थिंकिंग थी कि हम चाइना को तो नहीं रोड दे रहे अंदर आने के लिए। अब हमारी थिंकिंग हुई है कि भी ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, हम आगे जाएं। आप आज की डेट में देखिए जितनी लद्दाख में डेवलपमेंट हो रही है, आप अरुणाचल में देख लीजिए, वहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है, रोड बॉर्डर तक जा रहे हैं। मैं अरुणाचल में पोस्टेड था, तो हम जब आगे फॉरवर्ड पोस्ट में जाते थे, हमें 4 से 5 दिन पैदल जाने में लगते थे। बहुत जल्दी करते थे तब भी 3 दिन लग जाते थे पैदल जाने में, पैदल जाने में लगते थे। और अब ये स्टेज है कि जहाँ जिसको 3 से 4 दिन लगते थे, सिविल वाले 7 दिन लेते थे उस जगह जाने के लिए, आज उस पॉइंट तक गाड़ियाँ जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा, और ये जो अब कॉरिडोर बना रहे हैं हम नॉर्थ से ईस्ट तक, वो भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिससे ट्रुप्स मूवमेंट, रिसोर्स मूवमेंट, और चाइना को भी पता होगा कि भी अब हम एकदम मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारी थिंकिंग ही नहीं है, हम प्रैक्टिकल वे मूव कर रहे हैं। चाइना की थिंकिंग में थोड़ा फ़र्क आएगा, वो अब वो स्टेज में गिद्दड़ भपकियों वाला थोड़ा दिखाता है, थोड़ा करता है, फिर शांत हो जाता है। पर ये देखिए आप गलवान के बाद कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई, या शुरू गलवान के एकदम बाद ट्रुप्स मूवमेंट हुई थी, हमने कुछ हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली थी। उसके बाद से अब तक पता नहीं 17 के करीब तो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है। तो वो इंटरेक्शन है, बातचीत है, तो अभी वो है, पर हम भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ट्रुप्स मूवमेंट हमारी काफ़ी हुई है, बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयमेंट हुई है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपने इतना लंबा वक्त दिया है सेना को, 62 के आसपास से आप सेना को देख रहे हैं। उस समय आप छोटे थे, आप जैसा आपने बताया, लेकिन सेना को आपने उस वक्त भी तो देखा ही होगा। आज जब आप रिटायर हो चुके हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या सेना के प्रति सोच, सेना के अदम्य साहस, शौर्य के प्रति हम आम भारतीयों में, क्या जो नागरिक हैं, हम आम जो पॉलिटिसाइज नहीं हैं, वो आम लोगों के जेहन में कोई बदलाव आया है? क्या जैसे हम देखते थे कि हम 62 की वार के बाद जब फिल्म बनती है कि कर चले हम फिदा, और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो क्या वो वैसा है या कुछ बदलाव आया है? आपको क्या लगता है? नहीं, जो रिस्पेक्ट, भरोसा, पहले तो आज की डेट में भी वही भरोसा है। अगर आप कोई भी सर्वे पढ़ें कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी किसको मानते हैं, वो फौज को मानते हैं। एक हमारा कल्चर है, हमारा रेपुटेशन है, उस वजह से लोगों को लगता है कि ये लोग जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, मिशन ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड है, ये डेविएट नहीं होते, जान की परवाह नहीं करते, जो अचीव करना है कर लेते हैं। और जैसे पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें, जब से टेररिज्म आया है तब से सेना बहुत एक्टिव रही है, हमारे लॉसेस भी हुए हैं, पर अब कोई हमारे शहीद होते हैं तो पूरी पब्लिक आती है उनके संस्कार के लिए। तो ये पब्लिक की इमेज वैसी है जो पहले थी, एक कम नहीं हुई है। हालांकि आजकल थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। कोई स्टूडेंट होता है, उसका एम्बिशन क्या होता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईआईटी जाना या कॉरपोरेट में जाना।
मैं जब बच्चों से बात करता हूँ मैंने उनको एक चीज़ पूछता हूँ मैं कि आप लोगों में दम है फ़ौज ज्वाइन करने का। फ़ौज एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स की नहीं है, ये रफ टफ लोगों की है जो फिजिकली और मेंटली टफ है। और एक टर्म भी मैं यूज़ करता हूँ कि सोल्जर इज नोन बाय स्टिंक एंड डर्ट ही कैरीज। आपको ऑफिसर बाबू मिलेंगे, सफ़ेद कपड़े, बिल्कुल टनाटन कपड़े, पैंट कमीज पहने, शाम को घर में जाके सोएंगे। आर्मी में जो है आपको पीस टाइम में नजर आएंगे, पर अगर आप फील्ड में देखिए, ऑपरेशन में जा रहे हैं, वही डांगरी पहनी, वही कपड़े पहने, 3-3 4-4 दिन वही कपड़े पहने हैं। रात को किसी झोंपड़ी में अगर रुका है, पेड़ के नीचे रुका है या खुले में रुका हुआ है, खाना उसके जो पिट्ठू में है वही खाएगा। तो आप ये अगर सोचो कि फ़ौज लग्जरी के लिए है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए नहीं आया। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल देम, डू यू हैव इट इन यू? दम है तो दम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई लग्जरी नहीं, ऐसा रोमांस है आर्मी में बहुत, बट रोमांस विद लाइफ है, दूसरा रोमांस नहीं है। तो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, तो लोग थोड़ा पैसे की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि आर्मी में पे कम है, पर वही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आउटसाइड, तो वो थोड़ा सा फ़र्क आया है। पहले जैसे रॉयल फैमिलीज के बहुत आते थे, एक प्राइड होता था, पर आज की डेट में थोड़ा सा मटीरियलिस्ट पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान है, इसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान है। पर आर्मी ने अपना सिलेक्शन सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर आप देखें आर्मी में अफसोस की कमी है, ये नहीं लोग नहीं आ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आर्मी में जो आता है जो नहीं होता, ये नहीं वो अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम उनके लिए फील्ड दूसरी है, उनकी क्वालिटी दूसरी फील्ड की है। आर्मी को तो और क्वालिटी, डिफरेंट किस्म की क्वालिटी चाहिए। तो हर एक अपनी अपनी काबिलियत लेके आता है। तो आर्मी वाले जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं, हमारे टेस्टिंग मेथड है, उससे जो हमको लगता है कि आर्मी के लिए ये क्वालिटी इनकी मैच करती है, उनको लिया जाता है। जिनकी नहीं मैच करती, हम वैकेंसी नहीं भरने का है आर्मी में कि हमने टोटल पूरा करना है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अफसर लेवल पे डेफिशिएंसी भारी रहती है, क्योंकि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन उसकी पॉलिसी है हमारे पास। फिर सर, अग्निवीर को कैसे देखते हैं आप, इस पूरी स्कीम को? क्योंकि ये ज़रूरी है, जब आपने इसका जिक्र कर ही दिया है तो ये ज़रूरी है आपसे पूछना, क्योंकि आपने लंबा वक्त दिया है इसमें। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, एक सोल्जर बनने में टाइम लेता है। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग सेंटर में आपके सोल्जर बन गए, ठीक है, पर एक मैच्योर सोल्जर बनने में टाइम लगता है। और ट्रेनिंग जो है, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी कर लें, जो ग्राउंड की ट्रेनिंग है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 9 महीने से 6 महीने ट्रेनिंग कर दी गई, आप कितना भी कंप्रेस कर लें, तो बेसिक ट्रेनिंग पीरियड आपने कम कर दिया। टेक्नोलॉजी ने क्या करना है? और दूसरा, उनको आपने 4 साल के लिए दिया है। अभी आप देखिए कि जब वो जाएगा, पहले तो जब उसका मैच्योर होने का टाइम आ गया, उसमें से 75% चले जाएंगे। 1 2, मुझे लगता है कि जब वो 3rd ईयर में होगा अपनी सर्विस के, तकरीबन 50% सोचेंगे शायद मैं बन जाऊँ, कोई 25% नहीं, 25% की और होप होगी। जो 50% बचे, वो लास्ट 1 साल में सोच रहा है मैं क्या करूँगा, बाहर जॉब के लिए अप्लाई करना है। यहाँ गवर्नमेंट ने, मैंने पीछे काफ़ी डायरेक्टर जनरल की स्टेटमेंट आई है कि 10%। अगर हम देखें, जो पहले से ही रिजर्वेशन है वही नहीं पूरी कर पा रहे हो एक्स सर्विसमैन के लिए। पीछे मैं शुरू में अग्निवीर आया, कहीं मीटिंग थी तो मैं भी चला गया था उधर, पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग थी। मैंने कहा अगर आप अग्निवीर के लिए करना चाहते हैं कुछ, वैकेंसियाँ इनके लिए पहले भरी जाए, फिर बाकी ओपन वैकेंसी है। तो ये अगर एक वेलफेयर पॉइंट, पर अगर आप देखें, वेलफेयर अलग चीज़ है, सोल्जरिंग
और नेशनल सिक्योरिटी अलग। अलग चीज़ है, बिल्कुल। बहुत गंभीर बात आपने कही है। वो सोच सब कहते हैं अग्निवीर को जॉब मिलनी चाहिए, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। सिक्योरिटी में अगर आप 4 साल उसको उतना क्वालिफाइड नहीं करेंगे, आप उसको अगर ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेजते अगर वो नहीं बनता है। आप इन्फेंट्री वाला ठीक है, आप जैसे टैंक वाला है, उसने टैंक के बारे में जानकारी लेनी है, गन के बारे में लेनी है, कम्युनिकेशन के बारे में लेनी है। एक मैकेनिक है, उसने भी गाड़ी को सीखना है, कोर्सेज करने हैं। इसका मतलब 4 साल तक उसको आप नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपने जिसको सोचा है बन जाएगा, एंड में नहीं बने। तो इसका मतलब कि जो प्रोफेशनल करियर है 4 साल बाद शुरू होगा, इट मीन्स वो 4 साल पीछे चला गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये तो। और अभी आप देखिए 4 साल के बाद जो नहीं बना और उसको लगता है कि मैं को बनना चाहिए, जो 25% है, जो मैंने कहा 50% 25 बन गए, 25% नहीं बने, वो लीगल रिजॉर्ट को जाएगा, कंप्लेंट्स आएगी, फॉल्स और ट्रू जैसी भी है। कमांडिंग ऑफिसर तो बेचारा उसमें फंस गया कि भी वो कहेगा इसने भाईबंदी की, इसने वो किया, मेरा ड्यू था पर मेरे को जानबूझ के हार्म किया। तो ये चीज़ें एप्लीकेशन थोड़ा सा इस चीज़ का डर है कि एक 4 साल हम वेस्ट कर रहे हैं मैच्योर सोल्जर के लिए और 25% को रख रहे हैं, और इनका जो प्रोफेशनल कैरियर है 4 साल के बाद शुरू हो रहा है। अगर कल को लड़ाई शुरू होती है तो आपने अगर अग्निवीर है उसके लेवल की ट्रेनिंग और दूसरे की ट्रेनिंग में फ़र्क है, क्योंकि 4 साल का जो है पीरियड वो कॉन्फिडेंट नहीं है और जान पूरी मारेगा। अग्निवीर जो है आज की डेट में पूरे जोश शोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 25% में आना चाहता है, पर हम ये पीरियड मिस कर रहे हैं। मेरे विचार में सरकार को इसको दोबारा विचार करना चाहिए। अगर आप देखिए आज की डेट में 95 से 99% तक एक्स सर्विसमैन इस स्कीम के खिलाफ है, जो ऑपरेशन में रह चुके हैं, जिन्होंने ट्रुप्स कमांड किए हैं। सर्विंग ऑफिसर का मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हम कभी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलते हैं जब हम सर्विस में हैं, तो वो अपने व्यूज़ कभी भी ओपनली व्यक्त नहीं करेंगे। आपको कुछ लोग टीवी पे नज़र आते हैं सर्विंग, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है, वो टीवी पे आके कोई सर्विंग जर्नल वगैरह गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते, वो ऑलवेज सपोर्ट करेंगे। एक्सपीरियंस लोग सारे ये कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर के ऊपर गवर्नमेंट को दोबारा विचार करना चाहिए। आप देश की सुरक्षा को पैसे में नहीं तोल सकते, इकोनॉमिक्स में नहीं तोल सकते। आप तोलेंगे तो 62 में भी हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे ट्रुप्स इक्विप्ड नहीं थे और एडिक्वेट नहीं थे। आज की डेट में एडिक्वेट ट्रुप्स नहीं है और ट्रेंड उतने नहीं है। थोड़ा सा वो फिक्र की बात है। सीधी सी बात है कि अग्निवीर जैसी योजनाएं जो हैं शायद सेना के लिए भविष्य के लिए, सेना के भविष्य के लिए बहुत बेहतर नहीं हो सकती हैं। अब इस साक्षात्कार के अगले हिस्से में चलते हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट जी बिल्कुल। आज जब पहले भर्ती होती थी सब लोग फौज की तरफ दौड़ते थे। आज की डेट में भर्ती की अगर इस तरफ पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती है, इस तरफ आर्मी की है, लॉट पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ जाएगा। सिक्योर्ड फ्यूचर, करियर, अनसर्टनिटी। तो डेफिनेटली बेस्ट मटेरियल तो आज की डेट में नहीं आएगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई गांव से बच्चे भी आएंगे, वो नौकरी करने के लिए आएंगे, मोटिवेशन के लिए नहीं। अगर उसको कहीं नहीं मिल रहा, वो भी कोशिश करेगा कि बाहर बेस्ट मटेरियल का पुलिस में चले जाऊं, पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाऊं। तो क्वालिटी में भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये एक व्यवहारिक दिक्कत है जो शायद सेना को जिसने बहुत करीब से देखा हो, उसको सर्व किया हो, वही बता सकता है। और ये इसीलिए हम भी चाह रहे थे कि हम भी समझें कि वाकई में क्या अग्निवीर योजना बेहतर है या इसमें कुछ और ज़रूरतें हैं जिसमें कुछ बदलाव की। अब इस साक्षात्कार के अगले हिस्से में चलें और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनकी जीवन का एक हिस्सा ऐसा है जब उन्होंने इस देश के एक बड़े शहर
न सिर्फ इस देश के बल्कि दुनिया के चौथे बड़े शहर मुंबई जैसे शहर को बचाया आतंकियों की इतनी बड़ी वारदात जो पूरी दुनिया के लिए जिस तरीके से ख़ात्मा हुआ, क्योंकि उस वक्त एनएसजी में थे, एनएसजी को कमांड कर रहे थे और क्या हुआ था वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो सर आपसे वो समझना चाहेंगे वो जो 26/11 की जो घटना थी, वो जब आप वहाँ पहुँचे, आतंकी हमला हुआ, जब हमारे यहाँ 10 आतंकी समुद्र के रास्ते उस शहर में पहुँचे जो कभी नहीं सोता है वो शहर, रात 8-9 बजे का वक्त रहा होगा, उसके बाद कैसे आपको पता चला इस पूरी घटना के बारे में? उस वक्त आप कहाँ थे और फिर कैसे आप वहाँ पहुँचे और उसके बाद किस तरीके से आप लोगों ने आतंकियों का खात्मा किया? ये जब मुंबई पहुँच गए, वो एक पर्टिकुलर बोट एरिया से पहुँचे और वहाँ से अलग अलग जगह गए। जब फायरिंग हुई 9 बजे के करीब हुई, उस टाइम पुलिस ने सोचा शायद गैंग वॉर है, मुंबई में काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो कुछ देर बाद जब कितनी जगह घटनाएं हो रही थी तो ये थोड़ी पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई कि शायद गैंग वॉर नहीं है। एनएसजी में अपना कंट्रोल रूम है, न्यूज़ मॉनिटर होते हैं, कई चैनल मॉनिटर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें भी लगने लगा कि मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। आपको जानकारी मिल चुकी थी? हाँ, क्योंकि हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, जो ड्यूटी ऑफिसर थे हमको बता रहे थे कि ये हो रहा है। एनएसजी तब लॉन्च होती है जब सिचुएशन स्टेट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कंट्रोल से बाहर एकदम नहीं लॉन्च किया जाता। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे एनएसजी को लॉन्च किया जाता है, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समझती है कि ये अगर अभी इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया गया तो सिचुएशन और खराब वर्स हो जाएगी। तो मिडनाइट के करीब ये फैसला लिया गया कि एनएसजी को लॉन्च 26-27 की रात। हाँ, तो 26-27 की रात को जब ये फैसला लिया गया, हमारे एनएसजी में कुछ ट्रुप्स रेडी पोजीशन में होते हैं। तो मुझे पूछा गया, जो डीजी थे एनएसजी के, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भी आपको आई यू अवेयर अबाउट मुंबई? मैंने कहा हाँ सर, वी आर मॉनिटरिंग इट। ही सेड वी हैव टू सेंड एनएसजी कमांडोज। आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको मैं फोन दिल्ली आया? में था, दिल्ली। मैं घर पे था, कंट्रोल रूम मेरे साथ टच में था। तो इसे कितने, मैंने कहा इतने आदमी हमारे रेडी पोजीशन में होते हैं, हम 30 मिनट, हमारी लैंग्वेज कहते हैं 30 मिनट गेट आउट, गेट से बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी गेट से बाहर रोड पे आ जाती है, चलनी शुरू हो जाती है, जल्दी हम 20 मिनट में भी कर लेते हैं। तो इसे नहीं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ और। तो मैंने कहा ठीक है, दिल में आधे घंटे का डिले होगा, क्योंकि जो अलर्ट पोजीशन नहीं होते, अब घर में रेस्ट कर रहे थे, उनको अपना वेपन लेना है और चीज़ें लेके आनी है। ऐसा हो जाएगा। तो फिर रात को फिर जब ट्रुप्स मानेसर से चले और जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, उसमें बीच में ऐसा था कि रात को अगर आप देखें जयपुर दिल्ली हाईवे पे रात को ट्रक्स बहुत चलते हैं, बहुत ट्रक्स चलते हैं। उस समय वो आए, ट्रैफिक थोड़ा डिले भी हुआ, एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरक्राफ्ट रेडी था। अच्छा। पर ये नहीं कि आप जाके एकदम बैठ जाते हैं। जब एनएसजी चलती है तो इंग्लिश में वर्ड है लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ चलती है। ट्रूप्स भी चलते हैं, कम्युनिकेशन वाली भी पार्टी चलती है, बॉम्ब डिस्पोजल पार्टी चलती है, डॉग स्क्वाड चलता है। तो ये काफ़ी एलिमेंट्स चलते हैं, एक फाइटिंग एलिमेंट होता है, एक सपोर्ट एलिमेंट होता है, भी काफ़ी होता है। और अलग एनएसजी के वेपन थोड़े डिफरेंट है, तो अपना एमुनेशन भी साथ लेके चलते हैं, रिजर्व एमुनेशन और वो लेके चलते हैं। एयरपोर्ट पे पहुँचे, अनलोड करना स्टाफ, और उसको फिर हवाई जहाज में लोड करना, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो तकरीबन हम 3 बजे टेक ऑफ किए दिल्ली से। तब होम मिनिस्टर भी आ गए थे, क्योंकि कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को बिना बताए ही घर से निकल आए। हाँ, तो वो सो रही थी। मैं जिक्र करूँगा। तो उसके बाद हम जब फ्लाइट पे चढ़े 3 बजे टेक ऑफ किया। और उस समय होम मिनिस्टर आपके साथ थे? वो हमारी फ्लाइट से पहले आ गए थे। गलत खबर फैलाई गई, अभी भी कोई लोग कहते हैं कि एनएसजी होम मिनिस्टर की वजह से डिले हुई। नहीं, मैं मौके पे था और बहुत कम लोगों को पता था कि होम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो फ्लाइट से 5 मिनट पहले एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे। अच्छा। जब हमारा रेडी था उससे 5 मिनट पहले ही वो
एयरक्राफ्ट के अंदर थे। हम बॉम्बे पहुँचे, एक एसपी रैंक का अफसर था, मिस्टर तंबोली नाम मेरे को याद है, तंबोली, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग की और फिर हम चले गए। तो कुछ बताया, हमने कहा कुछ ऑफिसर्स जो हैं पुलिस कंट्रोल रूम में गए, बाकी लोग सामान उतारने में ट्रूथ मूवमेंट के लिए रुक गए। तो वहाँ पुलिस कंट्रोल में हमारी ब्रीफिंग हुई। मिस्टर राकेश मारिया थे उधर, जो बाद में कमिश्नर मुंबई पुलिस भी रहे, उन्होंने ब्रीफिंग की। तो काफ़ी कन्फ्यूजन मचा था, पुलिस में नहीं कन्फ्यूजन था, पब्लिक में कन्फ्यूजन था। लोग घबराए हुए थे कि यहाँ भी हरकत हो रही है, यहाँ भी हरकत हो रही है, अपना अपना जो साइकोलॉजिकल फियर था। पर 3 लोकेशन उन्होंने कंफर्म कर दी। उन्होंने कहा ताज होटल, ओबराय और नारीमन हाउस, ये 3 को कंफर्म किया। तो हमने बोला कि जो ट्रुप्स हमारे साथ हैं, 2 को टैकल कर लेंगे, तीसरे को अंडर सर्विलेंस कर लेंगे। छोटा था नारीमन हाउस, छोटा था, तो हमने ये फैसला लिया। फिर उसके बाद हम जब गए तो मीडिया कवर कर रहा था, मेरी वाइफ सोई हुई थी, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था। जब मैं रात को, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, तो मैं रात को चुपके से निकल गया। मैंने पहले बोला कि मैं शायद ऑफिस जाऊंगा रात को, तो मैं निकल गया। मेरी वाइफ ने सोचा कि ये ऑफिस चले गए होंगे, रात को चले गए। तो सवेरे किसी ने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि भी गोविंद मुंबई में क्या कर रहे हैं। तो सी गॉट ए शॉक कि भी एक मुंबई क्या कर रहे हैं। तो कहता टीवी देखो। तो टीवी में कहीं लाइव कवरेज आ रही थी उनको। मेरी वाइफ उस टाइम तक न्यूज़ वगैरह की उतनी शौकीन नहीं थी, पर उसके बाद उन्होंने, जब तक हम वापस नहीं पहुंचे, उन्होंने टीवी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या, पूरे देश ने बिल्कुल सही बात। टीवी छोड़ा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो। मैं कहा ताज की लॉबी में बैठा कॉफ़ी पी रहा हूँ। और कोई टेलर, मैं इसको क्या बताऊँ मैं, है। तो पहले उन्होंने बिलीव कर लिया है कि मैं कहा कुछ नहीं, बस कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं हम। यार फिर थोड़ी देर बाद वो वॉच कर रही थी, तो किसी ने मेरी वाइफ को रिंग किया कि भाई ये टाइगर बगैर बुलेट प्रूफ के क्यों घूम रहा है। मैं आई एम नॉट वेयरिंग ए बुलेट प्रूफ। मैं नारीमन हाउस के रिकॉनोसेंस करा, कहाँ से जाना, कहाँ से हमला करना, क्या करना है। तो देन शी रियलाइज्ड इट कि भाई एक्टिव है। इसके बीच में मीडिया इज ऑलवेज एंथुसियास्टिक, खबर सबसे पहले वाले। तो एक, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरी वाइफ को रिंग किया कि आपकी अपने पति से कब आखिरी बार मुलाकात हुई थी, उनके क्या शब्द थे, क्या बात हुई थी। अमेजिंग। मेरी वाइफ का फर्स्ट आंसर कि ये तो टपक गया। वो सोल्जर्स वाइफ है, शी सीन में श्रीलंका में देखा जाए तो कम्युनिकेशन में नहीं था, तो वहाँ मैं जख्मी भी हुआ हूँ, और उसने मेरे को J&K में ऑपरेट करते देखा सुना है। तो थोड़े, एक सोल्जर की वाइफ भी सोल्जर ही होती है, अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। तो मेरी वाइफ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। घबराहट तो होती है, आफ्टर हस्बैंड है। नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी बातें थी। उसके बाद हम जब गए पुलिस कंट्रोल रूम से गए ताज में पहले ताज को चारों तरफ से देखा, एस्केप रूट, एंट्री पॉइंट, आउटसाइड से डोमिनेशन करना। आप लोग के पास शायद उसका लेआउट प्लान भी नहीं था ताज का। फिर हम अंदर गए तो हमने लेआउट प्लान मांगा, वहाँ लेआउट प्लान नहीं था, कोई लोग चले गए थे, इंजीनियर वगैरह चले गए थे, स्टाफ चले गए थे, वो 2-4 लोग ही अंदर थे। उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर सुनील वहीं थे, पर स्टाफ कोई नहीं था जिसके पास था। तो हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, पर थोड़ा उनसे बात करके फिर प्लान बनाया कि कैसे टैकल करना है। शुरू में जब हम गए, एक पर्टिकुलर उस टाइम नेवी के कमांडो थे अंदर, मार्कोस पुलिस वाले थे, पर उनकी स्ट्रेंथ कम थी। तो हमने उनसे सिचुएशन टेक ओवर कर ली। हमने कहा हम टैकल करेंगे, होंगे अलग अलग एजेंसीज के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, कन्फ्यूजन में दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने जब जैसे बोले कि यहाँ एक्शन हुआ, शायद एक टेररिस्ट मर रहा है, हम ऊपर गए तो अंदर एक इनका क्लब टाइप है जो एलीट लोगों के लिए, वहाँ गए तो वहाँ अंदर गैस पड़ी थी, टीयर गैस वगैरह, हो सकता है पुलिस ने फेंके हो या का मार्कोस ने फेंके। तो हमको आंखों में गीला कपड़ा लगाना पड़ा। तो वहाँ कुछ बॉडी मिली, पर वहाँ हमको कोई टेररिस्ट नहीं मिले। हमने फिर उनको ढूंढना शुरू किया। पहले इनके टावर है, टावर को सर्च किया, क्योंकि टावर में कैजुअल्टी थी।
तो जब आप सर्च करते हैं तो आपको कॉरिडोर भी सिक्योर करना है, स्टेयर केस भी सिक्योर करना है, लिफ्ट का एरिया सिक्योर करना है, हर एक रूम को चेक करना है, हर एक रूम को चेक करना है बड़ी केयरफुली, कहीं गलत आदमी ना मारा जाए या अपनी कैजुअलिटी ना हो जाए। तो ये प्रोसेस टाइम लेता है। उसके बाद फिर हम ताज पैलेस में गए, तो वहाँ हमारा पहला इनकाउंटर हुआ। फिर उसके बाद वो गायब हो गए। फिर हमने फिर सर्च करना शुरू किया। फिर मेजर उन्नी कृष्णन को एक पॉइंट पे उन्नी कृष्णन ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, मैंने कहा ऑल द बेस्ट, दैट आई मूव टू अनदर डायरेक्शन। तो विद इन 1.5-2 मिनट मेरे को फायर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उधर देखा तो उन्नी कृष्णन के जो उनका बडी था, साथी था, उसके पाँव में गोली लगी। वहाँ एक सीढ़ी है, सेंट्रल स्टेयरकेस बोलते हैं, बीच में लैंडिंग है, राइट को स्टेयर जाती है और लेफ़्ट को स्टेयर जाती है। जब वहाँ जा रहे थे तो लेफ़्ट साइड से फायर हुआ तो उसके गोली लग गई। तो मैंने मेजर उन्नी कृष्ण का आप इसे ले जाइए, और वो दाहिनी साइड से चले गए। जब दाहिनी साइड गए उन्होंने सोचा कि पीछे से जाके वहाँ पहले पाम रेस्टोरेंट होता, अब नाम उन्होंने चेंज कर दिया कि पाम रेस्टोरेंट होके जाके पीछे से टैकल कर लूँगा। पर वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए थे, उनके ऊपर फायर किया। वो उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ से मत आओ। तो उसको हमें डाउट हो गया क्या हो गया, रेडियो पे भी बात नहीं आ रही थी, तो हम लोग भी थोड़े कॉशियस थे। पर वहाँ से फिर मेजर लीड हमको वहाँ से मिली कि टेररिस्ट यहाँ है, क्योंकि उसी टाइम एक्शन हुआ था। हमने दूसरी तरफ से भी अप्रोच किया, तो एक वसाबी रेस्टोरेंट भी, अब ताज ने नाम चेंज कर दिया है, वो उसमें छुपे हुए थे। तो उसकी एंट्री से हम जा नहीं पाते थे, क्योंकि अगर आप बाहर से आए अंदर, तो अंदर वाला आपको बाहर देख सकता है, अंदर वाले को आप नहीं देख सकते क्योंकि अंदर अंधेरा था, उसमें बड़े पर्दे वगैरह लगे हुए थे। तो जैसे मूव करें एकदम काफ़ी फायर आता था। हम चाहते कि ब्राइटनेस हम उनको पिन पॉइंट कर सकें, तो हमने बाहर से एक बार फायर करने की कोशिश की स्नाइपर से, वो शीशा नहीं टूटा। तो बाहर जब हम आए, हम एक दूसरा वेपन साइट कर रहे थे, तो मैं अंदर से बाहर आया तो मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक अंदर चार्जिंग पे लगाया था, एक मेरे पास था। तो मेरा बडी अंदर था। तो मेरी वाइफ ने बोला अजय साहब कहाँ हैं? कहते वो बाहर है। कहते बात कराओ। वो मोबाइल लेके बाहर आया। जब बाहर आया तो मैं वेपन साइड कर रहा, तो मैंने देखा, मैंने काट दिया फ़ोन। मुझे पता नहीं था कि ये लाइव टीवी पे आ रहा है। मेरी वाइफ देख रही मैंने उनका फ़ोन काट दिया है। तो उनकी कज़न सिस्टर घर आई थी हौसला बढ़ाने, कहते देखो आपके हस्बैंड कैसे हैं, मोबाइल ही नहीं उठाते, काट देते हैं। अच्छा, ये लाइव टीवी पे दिखा उनको फोन हाँ काट हाँ, दिया। लाइव आ रहा था। तो बस फिर वो साइड किया, फिर वहाँ थोड़ा ब्राइटनेस हुई, फिर फायर किया हमने। तो वहाँ से एक स्पाइरल स्टेयरकेस नीचे आता। तो मैंने पहले ही आइडिया हो गया था कि यहाँ से नीचे आएंगे, हम नहीं जा पा रहे थे। मैंने एक वेपन को वहाँ साइड किया था, जैसे उतरे तो हमने फायर किया। एक ने बोला, एक के बाजू में लगी वेपन गिर गया, उसने कहा रब्बा रहम कर, गॉड हैव मर्सी ऑन मी। एनीवे फिर हमने नीचे उनको चारों को न्यूट्रलाइज कर लिया। 4 थे, ताज में 4 थे। और उसी टाइम ओबरे में भी चल रहा था, ओबरो में भी चल रहा था। वो 2 टेररिस्ट थे, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे। तो हमने ऊपर जाके फिर जब हमने किया तो हम पहले छत पे चढ़ने लगे, तो वहाँ काफ़ी बॉडीज़ मिली हमें। वो छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे जो लोग थे भाग के, पर टेरेस का ताला बंद था, वो वहीं फंस के। तो टेररिस्ट ने काफ़ी नुकसान किया। हम उनको वहाँ न्यूट्रलाइज़ कर पाए, और नीचे एक कमरे में छुपे थे, तो हम वहाँ उनको न्यूट्रलाइज़ कर पाए। और नारीमन हाउस में जब मैं गया, देखा कि कहाँ से जाना है। एक लेडी अंदर से बाहर बच्चे को लेके आई थी, तो उसने कहा कि आप सीढ़ियों से नहीं जाते, टूटी हुई हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रहे। तो हमने फिर हेलीकॉप्टर से आए। जब हेलीकॉप्टर से जब उतरे तो हमको काफ़ी फायर करना पड़ा ताकि वो टेररिस्ट ऊपर ना जा पाए, क्योंकि आपको भी डर रहा होगा क्योंकि वो नीचे से फायर ना कर हाँ दे। नीचे फायर ना कर ले, ऊपर हेलीकॉप्टर में फायर कर दे तो 18 कमांडो एक हेलीकॉप्टर में थे, सब मर जाएंगे। नीचे आए तो नीचे आए वो फिर वही एक कमरे में थे, तो एक ही दरवाज़ा था, तो उसको उन्होंने कवर किया था। पर दूसरी साइड उन्होंने फ्रिज रखा था, बाकी चीज़ें रखी थी गिरा के, उसके पीछे से फायर करते, हमारा फायर इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो एक उत्तराखंड के हैं गजेंद्र सिंह, हवलदार गजेंद्र सिंह, पैरा कमांडो थे। तो उन्होंने एक तरफ से वॉलंटियर किया, सामने एक और कमरा था, हमने सोचा कि शायद उस कमरे से अंदर चले जाएंगे, वहाँ से एंट्री कर लेंगे। पर वो उसमें भी एंट्री नहीं थी। पर जैसे गए, जब वो उस कमरे क्रॉस करते तो उन्होंने वहाँ से फायर किया, वो वहीं जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि कोई इधर से अब ना हो, फायर है। फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो स्टेयर के पास से लैंडिंग है
उस वॉल को ब्लास्ट किया, वहाँ से कमांडो ने अंदर जंप मारे, उन्होंने टेररिस्ट ने भी फायर किया, हमारे जख्मी हो गए। मनीष एक सोल्जर थे, इंजीनियर्स के थे, वो जख्मी हो गए और फिर जाके दोनों टेररिस्ट को मार दिया। तो ये हुआ। तो लोग आमतौर पे कहते हैं इतना समय कैसे लगा, 60 घंटे। हाँ 60 घंटे का। तो लोग 60 घंटे को काउंट कर रहे हैं 9 o'clock से। हमारा मॉर्निंग में ऑपरेशन हुआ तकरीबन 12 का घंटे लेट, क्योंकि एयरपोर्ट आना, फ्लाइट में जाना, ब्रीफिंग लेना, इलाके को चेक करना, अपना प्लान बनाना, तब आप इस चीज़ में टाइम लगता है। ये तो जेम्स बॉन्ड मूवी नहीं है, मैं गए और टक टक गोली फायर की, तो आपको प्लान माने। और फिर वहाँ पे सिविलियंस भी हैं। हाँ, सिविलियन भी, अगर आपने 10 अपनी कैजुअलिटी करा दी, सिविलियन की कैजुअलिटी करा दी और 4 टेररिस्ट हुआ, तो वो नहीं है। और हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि कोलेटरल डैमेज ना हो। और ब्लैक टॉर्नेडो भी हम एयरक्राफ्ट में तो हम सोचने लगे क्या नाम है, डीजी भी हमारे साथ है कि क्या नाम रखा जाए। तो मैंने सजेस्ट किया ब्लैक टॉर्नेडो, एनएसजी की ड्रेस ब्लैक है और एक पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ है, तो हमने कहा हम इसी नेम ब्लैक नेम से कर लेते हैं, तो ब्लैक टॉर्नेडो हमने नाम रखा था। तो अब मैं 60 घंटे की बात कर रहा था, तो एक तो ये 12 घंटे चलेंगे। जब आप कर रहे हैं ऑपरेशन, आपको हर एक कमरा चेक करना है। ताज में 600 कमरे हैं, 600 से ज़्यादा कमरे हैं। ये नहीं कि आपने कमरा किया, टक किया, गोली मार दी। आपको पहले उसको बोलना है बाहर निकलो, नहीं निकलता है। आपको पता नहीं अंदर टेररिस्ट है, इनोसेंट पर्सन है, या जो बाहर निकलते आगे इनोसेंट पर्सन, टेररिस्ट पीछे है। आपने हबड़ा दबड़ी की, अब इनोसेंट को मार दिया, आप लेटर खुद मारेंगे, तो आपको बड़े डेलिबरेटली करना होता है। फिर उसके बाद आपको उस कॉरिडोर को सिक्योर करना है, सीढ़ी को सिक्योर करना है। आप वहाँ से चले जाओ तो वो आके बैठ जाए, ये ट्रूप्स भी कंज्यूम करता है। तो अब हर एक चीज़ में आपको बड़े डेलिबरेटली जाना होता है। फिर जैसे वो वसाबी रेस्टोरेंट में हो गए, तो उस टाइम बड़ा प्रेशर था नेशनल का, गवर्नमेंट का, कि ख़त्म करो, इतना टाइम लग रहा है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में कई बार जा चुका हूँ, जब आपने किसी को ट्रैप किया और टेररिस्ट को। तो मेरा अपना फिलॉसफी है कि अगर आप ट्रैप कर दिया है, आपकी पेशेंस और उनकी पेशेंस है। आप बेवकूफ़ी करोगे, पेशेंस दे दोगे, आप कैजुअलिटीज आप नहीं दे दोगे। उसकी पेशेंस तो जानिए गिरा हुआ है, 1 घंटे बानी 2 घंटे बाद बेवकूफ़ी करेगा वो। उसके ऊपर फायर हो रहा है, ग्रेनेड फेंक के जा रहे हैं, साउंड है, और वो अपने आप को घबरा रहा है, तो वो करेगा। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहे, मैं गया हूँ, हम कर लेंगे। श्योर इनफ थोड़ी देर उन्होंने निकलने की कोशिश की, हमने उन्हें मार दिया। तो इन चीज़ों में पेशेंस होती है। इसमें जो है कंट्री की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये अल्टीमेट वेपन है, ब्रह्मास्त्र है गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का। पर ये टाइम था कि राष्ट्रीयता सबसे पीक पे थी, देश प्रेम सबसे ऊपर था। हिंदुस्तान में जिसने टीवी खोला उसने टीवी नहीं बंद किया। बिल्कुल सही बात। हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसने ये दुआ नहीं की हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, सारे टेररिस्ट मारे जाएं। ये लोगों की दुआओं का असर था कि भाई ये ऑपरेशन ठीक रहा। सरकार की पूरी ताकत, सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, रॉ अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहे थे। मुंबई पुलिस जो भी रिसोर्सेज हम चाहते थे उन्होंने इमीडिएटली प्रोवाइड किए, कैसे भी किए उन्होंने प्रोवाइड किए। मतलब कहीं भी हमें एक बार भी नहीं लगा, एक सेकंड के लिए, कि हमारे साथ सपोर्ट नहीं है। पूरे नेशन की सपोर्ट है। हम अंदर थे, लोग खाना भेज रहे थे, बाहर से बिरयानी भेज रहे थे, कई चीज़ें भेज रहे थे, पर वहाँ खाने का किसके पास समय होता है। जब ऑपरेशन ख़त्म आया तो मैं जब घर आया, क्योंकि ताज में पानी बड़ा था, फायर ब्रिगेड वगैरह वाले थे, जूते में पानी भर गया था, तो मेरे सॉक्स जो है मेरे पाँव में चिपक गए थे। तो मेरी वाइफ ने डिटॉल के साथ आस्ते आस्ते करके निकाले। तो ये डांट पड़ी घर में कि आपने फ़ोन काट दिया? मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि आज तक मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया। पर भाई उनको भी पता था, मेरे को पता कि जब आप एज ए सोल्जर आप किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें सेकेंडरी, चाहे फैमिली है चाहे कोई, यार नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। कसाब को आपने इंट्रोगेट किया कुछ, उससे जवाब? कसाब, हाँ, कसाब को इंटरोगेट किया, तो वो कसाब को नीचे बैठाया उन्होंने मेरे सामने। मेरे को कुर्सी दी, तो मुंबई पुलिस वाले थे, एक या दो थे, तो मैंने कहा नहीं कुर्सी हटाए। तो कसाब का पहले वर्ड थे, जनाब ना मैं नीचे बैठ गया, नहीं आप कुर्सी में बैठिए। आइस वॉज ब्रोकन, उन्हें बोला ना कि जनाब बैठिए, तो आइस वॉज ब्रोकन। मैं कहा नहीं यार, हाँ मैं तो
साथ साथ बैठेंगे, एम वॉज टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, पुट हिम एट कम्फर्ट लेवल, आई बॉल टू आई बॉल बात कर सके। वरना आप ऊपर बैठे तो आप डोमिनेट करते हो, दूसरे को क्लोज कर लेता है। क्योंकि मेरा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस था इन मामलों में, तो जो उसने पूछा मैंने पूछा बताया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था उससे, उनकी प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन लेवल, उस चीज़ों पे। तो बीच में वो आपको कई मेथड ट्राई करने पड़ते हैं। मेरा अपना सिस्टम है कि मैं दूसरे को फिज़िकल प्रेशर में नहीं डालता, मैं मेंटल गेम खेलता हूँ। किसी की भी इंटरोगेशन करनी है तो मेंटल गेम में वो थोड़ा कंफर्ट फील करता है, फिज़िकल में कई बार रेजिस्टेंस कर देता है और नहीं लगता है कि वो आपको अपनी जान बचाने के लिए कई झूठ बोल जाएगा। ऐसे झूठ बोलेगा कि आप चक्कर ही काटते रह जाओगे, सच भी लगेगा। पर उसने जो मैं चाहता था उसने वो रिवील कर दिया। उसके 9 साथी जो थे वो मारे गए थे, उसमें वो अकेला बचा था। हाँ, वो इसलिए कि वो जख्मी हो गया था। तो एक पुलिस का हवलदार कामले, उन्होंने उसको पकड़ लिया था। लोग मेरे को बोलते थे कि इसको भी गोली मार देनी थी। मैंने कहा ये लाइव कसाब $1 मिलियन से ज़्यादा था, क्योंकि इसको जब क्वेश्चन किए गए, इंटरोगेट किया, ने जो इनपुट दिए उस पर हमने रिपोर्ट बताई, वर्ल्ड को बताया। उससे पहले पाकिस्तान तो मुकर गया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, पर इसने अपना एड्रेस दिया, मीडिया वाला के घर उसी टाइम पहुंच गया था। खैर बाद में पाकिस्तान ने बैन कर दिया था मीडिया को, पर अमेरिका वालों ने भी पता कर लिया था, तो दे हैड टू एक्सेप्ट इट कि ये पाकिस्तानी है। उसी वजह से यह है कि पाकिस्तान को दिखाना पड़ा कि इनके खिलाफ करना है कार्रवाई। मेरे एक चीज़ पे मेरे 99% लोगों से व्यूज़ नहीं मिलते हैं। लोग मीडिया को ब्लेम करते हैं, मैं कहा नहीं, आज पाकिस्तान की जो हालत है मीडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीडिया अगर लाइव नहीं दिखाता, दुनिया लाइव नहीं देखती, दुनिया ने लाइव देखा कितना नुकसान हुआ है, तो लोगों का ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ गया। मीडिया वाले, अगर हम अंदर थे तो मीडिया वाले बाहर, कैमरामैन, रिपोर्टर बाहर, ताज के बाहर, गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर पूरी रात लगे रहे। उन्होंने भी आंख नहीं झिपकाई। और देश को कैसे पता चलता? प्रिंट मीडिया का बाद में पता चलता है। वो लाइव देख रहे थे। कौन लाइव कवर कर रहा था? मीडिया। बहुत क्रिटिसाइज होती है मीडिया इसको लेकर कि आपने लाइव दिखाया। पूरा कंट्री यूनाइटेड हो गया, देश भावना हो गई। मीडिया वाला कोई अंदर नहीं था, तो अंदर का प्लान कैसे जाता? कोई अंदर की आपने देखे कहीं की भी लाइव कवरेज नहीं है, सिर्फ बाहर से, बाहर की है। हाँ, वो कि भी कभी लगा कि शायद हेलीकॉप्टर की बात आउट हो गई, या एक्चुअली एक मीडिया वाला किसी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने बोला कि हाँ उस कमरे में है। वो एकदम उसने दिया, तो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान से मैसेज आया कि उस कमरे को चेक करो, उनमें कोई बहुत बड़ा आदमी है। पर तब तक उसको हम लेके आ गए थे। अच्छा, तो वहाँ बताते हैं कि जब आप नरीमन पे लैंड कर रहे थे आप लोग, तो लाइव को थोड़ा सा डिफर्ट किया गया कि हाँ, नहीं देखो ऐसा है, आप मीडिया को नहीं ब्लेम करते, गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं थी। अगर रेगुलेशन होती कि आप डिले टेलीकास्ट करो तो मीडिया फॉल्ट करता, तो मानते हैं हम। लेकिन उस वक्त कोई नहीं थी, पर तब तक फिर डायरेक्शन आ गई थी कि भी डिले कवरेज दो। तो इसलिए पर मीडिया का बहुत मेजर रोल रहा है। मुंबई पुलिस का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा रोल रहा है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। तो ये एक इंडिया की एफर्ट थी, कंप्लीट इंडिया की एफर्ट थी कि हम न्यूट्रलाइज कर पाए। जब एनएसजी गया उसके बाद से मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि भी एक भी सिविल कैजुअल्टी नहीं हुआ, क्योंकि उनको हमने रन पे रखा और फिर इनको कॉर्नर करके को न्यूट्रलाइज कर दिया। कभी उस रिपोर्टर से बात हुई मैडम की जिसने पूछा था कि आपकी अंतिम बार कब? पता नहीं लगा, पर मेरे को पता है कौन सा चैनल है ना। मैंने जानने की कोशिश की, हालांकि मेरे हर एक चैनल में, इंडिया के जितने चैनल्स हैं सब में दोस्त हैं मेरे, और ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट सारे चैनल्स पे मैं स्टूडियो में गया हूँ मैं, पर ना मैंने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानना नहीं चाहता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि लंबा हो गया है इंटरव्यू, एक आखिरी सवाल आपसे कि 2008 का जो वाक़या था उसके पहले
2006 में भी अगर आपको याद हो तो मुंबई से पहले बनारस में संकट मोचन ब्लास्ट हुए थे, स्टेशन पे ब्लास्ट हुए थे। तो वो जो दौर था वो दौर अब अगर हम देखें तो उस दौर में कितना बदलाव आ गया है। अब चूँकि हमने कई सालों से इस तरह की कोई घटना अब नहीं सुनी है, इतने बड़ी इंटेंसिटी से पे नहीं सुनी है, तो हमारा जो रिस्पांस सिस्टम है या हमारा इंटेलिजेंस है वो अब कितना इम्प्रूव्ड हो गया है, कुछ इस बारे में अगर आप देखिए, इस बारे में एक विद इन दी कंट्री इम्प्रूव हुआ है, एक इंटरनेशनली इम्प्रूव हुआ है। अब इंटेलिजेंस शेयरिंग बाहर के मुल्कों से भी होती है। मुंबई के बाद अगर आप देखें, कई 9/11 पहले हुआ था, पर बाकी कंट्रीज में टेररिज्म के एक्शन हुए हैं, तो वर्ल्ड को रियलाइज़ हुआ है कि टेररिज्म बहुत ख़राब है और इंडिया ने सबसे ज़्यादा भुगता है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग इंडिया की बाहर से और बाहर वालों की इंडिया के साथ हो रही है, तो एक वो अच्छी बात हो गई है। दूसरा, इंडिया में इंटेलिजेंस शेयरिंग इम्प्रूव हो गई है। एक मैक कहते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर है, जिसमें सारे इंटेलिजेंस वाले पीपल, हर एक, चाहे रॉ का, चाहे आर्मी इंटेलिजेंस है, चाहे ये है आईबी के, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग का फ्लो नहीं था, तो एक तो उसका फ़र्क पड़ा है। टेक्नोलॉजी वाइज भी हमने काफ़ी कुछ आगे निकल गए हैं। सर्वेलेंस इक्विपमेंट हाई वैरायटी का आ गया है, तो सर्वेलेंस वगैरह भी बेटर हो गई, चाहे समुद्र की तरफ से है, चाहे विद इन दी कंट्री है। इंटेलिजेंस अपग्रेड हो गई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस अपग्रेड हो गई है। तो अब बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। पहले जो था कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था। इंटेलिजेंस वाला अपनी खबर लेगा, अपने सुपीरियर को बताएगा, तब तक लेट हो जाता था। वैसे ही बाकी एजेंसियों का भी था। अब स्टेट के साथ भी बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया है, सेंट्रल एजेंसीज का भी हो गया। अब स्टेट लेवल में पुलिस ने अपना थोड़ा रोल चेंज कर लिया है। अब तो जनरली पुलिस का रोल है लॉ एंड ऑर्डर का, उनका टेररिज्म का रोल नहीं है। पर हर एक स्टेट ने अपनी एक STF का किस्म की बनाई है, जो वो इस चीज़ के लिए भी इन्वॉल्व है कि भी खबर हासिल करना, कोई चीज़ होती तो इमीडिएटली एक्शन होना। और दूसरा, पहले NSG दिल्ली में ही थी, अब मेजर सिटीज़ में है, ताकि इमीडिएटली चले जाएं। और उनका स्टेट के जो STF वगैरह से उनसे बेटर कोऑर्डिनेशन है, चाहे चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, तो वहाँ NSG का एलिमेंट पहले से ही है, ताकि इमीडिएट एक्शन हो, टाइम डिले ना हो। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है हमारी इंटेलिजेंस और तमाम जो एजेंसीज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठे, इतनी देर आपने चर्चा की, अपने अनुभव साझा किए और बहुत सारी जो महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पे चर्चा थी वो आपने बताई है। और सलाम है आप लोग की उस बहादुरी को जो आपने मुंबई को जिस तरीके से बचाया था। एक बार फिर से पूरे NSG को और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना चाहेंगे NSG के लिए अपने विचार, किस तरीके से मुंबई को बचाया था NSG ने। तो आज फ़िलहाल मेहमान ऑफ द वीक में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही हस्ती के साथ आपके बीच। नमस्कार।